प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज हम हिंदी शिक्षण में अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक के पाठ 12 का। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक के पाठ 12 का नाम है संसार पुस्तक है। इस पाठ के शब्दार्थ और इस पाठ की कहानी को हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उस समय हमारे ध्यान में आया था कि संसार पुस्तक है, इस पाठ के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पाठ को अपनी पुत्री इंदिरा के लिए लिखा था। ये पाठ जब लिखा गया था या ये कहानी जब लिखी गई थी, ये पत्र जब लिखा गया था, तो इसकी जो मूल भाषा थी वो अंग्रेजी में थी, लेकिन इस पाठ का हिंदी अनुवाद प्रेमचंद जी ने किया और उस पुस्तक में से एक यह पाठ पत्र की विधा में हमको समझाया गया है। इस पाठ को पढ़ने के हमें दो लाभ मिले हैं। एक तो हम इस पाठ से प्रकृति को कैसे पढ़ा जा सकता है, पृथ्वी को कैसे पढ़ा जा सकता है, संसार को कैसे जाना जा सकता है, ये सीखे हैं। साथ में ही हमें ये भी जानकारी इसमें मिली है कि पत्रों के लाभ क्या है, पत्रों के महत्व क्या है। पाठ के शब्दार्थ और कहानी को पढ़ने के बाद आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। प्रत्येक पाठ से हमसे 2-3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें से एक प्रकार है पाठ से प्रश्न उत्तर, एक प्रकार है पाठ से आगे के प्रश्न उत्तर और एक प्रकार है अनुमान या कल्पना के प्रश्न उत्तर। उसी में एक जो प्रकार है वह है भाषा की बात। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं कि भाषा की बात के जो प्रश्न उत्तर है उनके माध्यम से हमें व्याकरण का कोई न कोई बिंदु समझाया जाता है। आज हम कक्षा 6 के पाठ 12 के भाषा की बात के प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। आज का हमारा प्रकरण है प्रश्नोत्तर भाषा की बात। भाषा की बात में 2 प्रश्न हमसे इसमें पूछे गए हैं या हमको समझाए गए हैं। उसमें से पहला प्रश्न मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं और प्रश्न को पढ़ने के बाद हम ये समझेंगे कि इस प्रश्न के माध्यम से हमें व्याकरण का कौन सा बिंदु समझना है या व्याकरण का कौन सा भाग हमको पढ़ना है। तो आप प्रश्न को समझिए। इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा, नीचे लिखी क्रियाओं को पढ़ो। क्या इनमें और लुढ़कना में कोई समानता नजर आती है? अब यहां कुछ क्रियाएं दी है, ढकेलना, गिरना, खिसकना। हमें इन चारों क्रियाओं की समानता या इनके अंतर को समझना है और साथ में नीचे एक पंक्ति और लिखी गई है, इन चारों क्रियाओं का अंतर समझने के लिए इनसे वाक्य बनाओ। अब ये जो प्रश्न हमसे पूछा गया है या ये प्रश्न हमारे पाठ में दिया गया है, इसके पीछे का मूल भाव है कि हमको क्रिया आनी चाहिए। क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया कितने प्रकार की होती है और उनका प्रयोग वाक्यों में कैसे होता है, ये बात इस प्रश्न के माध्यम से हमको समझाई जा रही है कि ये बात हमको आनी चाहिए। तो इस प्रश्न को हम समझेंगे, उससे पहले हम क्रिया के संबंध में चर्चा करते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? तो इस पाठ का जो मूल भाव है वह है क्रिया। क्रिया शब्द का अर्थ होता है काम या कार्य। क्रिया क्या है? व्याकरण के 3 अंग है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन तीनों अंगों में से क्रिया क्या है, तो यह भी हमको समझ में आ जाएगा कि व्याकरण के तीनों जो अंग है उनमें से क्रिया शब्द है। किस प्रकार का शब्द है? तो इसको हम कहेंगे कि विकारी शब्द है। क्रिया शब्द का अर्थ होता है काम या कार्य। यह शब्द है और कैसा, किस प्रकार का शब्द है? विकारी शब्द है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? शब्द के जिस रूप से कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया से किस बात का बोध होता है?
कार्य के करने या होने का बोध होता है। तो शब्द के जिस रूप से, ये इसकी परिभाषा हम बना सकते हैं। शब्द के जिस रूप से कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अब ये क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तो क्रियाओं के प्रकारों को हम पढ़ते हैं, क्रिया के भेद। आपने पढ़ा होगा किसी भी शब्द के या किसी के भी भेद यदि हमें बताए जाते हैं तो उन भेदों का कोई न कोई आधार होता है। जैसे सर्वनाम के भेदों का क्या आधार है, संज्ञा के भेदों का क्या आधार है, संधि के भेदों का क्या आधार है, समास के भेदों का क्या आधार है, उसी प्रकार से क्रिया के भेदों का भी आधार है। अर्थात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्रियाओं के जो भेद हुए हैं वो 3 आधारों पर हुए हैं। उसमें से पहला आधार है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। दूसरा जो आधार है वह है प्रयोग या रचना के आधार पर। पहला आधार है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, दूसरा है प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, और तीसरा आधार है काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेदों के आधार कितने हो गए? क्रिया के भेदों के 3 आधार है। पहला आधार है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, दूसरा है प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद, और तीसरा है काल के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद बताए गए हैं। उसमें से एक है सकर्मक क्रिया और एक है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म पाया जाता है वह सकर्मक क्रिया होती है, और जिन क्रियाओं में कर्म नहीं पाया जाता है या जिन क्रियाओं पर कर्म का प्रभाव नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया होती है। इसी प्रकार से प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के जो भेद बताए गए हैं उसमें से एक भेद है संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और इसका चौथा जो भेद है वह है पूर्वकालिक क्रिया। और इसका 5वां भेद है कृदंत क्रिया। आपको समझ में आ गया होगा। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 5 भेद बताए हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। अब क्रिया के संबंध में यदि आपको अधिक जानकारी करनी है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर के क्रिया के सारे प्रकरण को आप विस्तार से समझ सकते हैं। या हम ये जो पढ़ रहे हैं ये केवल इस प्रश्न को समझने की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर के क्रिया के जितने भी वीडियो हैं वो आप देख करके उसको विस्तार से समझ सकते हैं। तीसरा जो आधार है वह है काल के आधार पर क्रिया के भेद।
तो काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद बताए गए हैं। भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यकालीन क्रिया। ऐसे काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद बताए गए हैं। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। हमें प्रश्न में 4 क्रियाएं दी गई है, उसमें से एक क्रिया है लुढ़कना, एक क्रिया है ढकेलना, खिसकना, गिरना। चारों क्रियाओं को एक बार आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। लुढ़कना, ढकेलना, खिसकना, गिरना। लुढ़कना से लुढ़कता, ढकेलना से ढकेलता, खिसकना से खिसकता और गिरना से गिरता। इस प्रकार के रूप भी बनेंगे इनके। इन चारों क्रियाओं में क्या समानता है? तो आपको एक समानता नजर आ रही होगी कि इन चारों क्रियाओं में प्रत्यय लगा हुआ है। खिसकना ना प्रत्यय लगा हुआ है, ढकेलना, खिसकना और गिरना। जिन क्रियाओं के अंत में प्रत्यय लगता है वो किस प्रकार की क्रिया होती है? कृदंत क्रिया। क्रियाओं में जो प्रत्यय लगता है वो कृत प्रत्यय लगता है। क्रियाओं के अंत में जो प्रत्यय लगता है वो कृत प्रत्यय लगता है। और कृत प्रत्यय के योग से बनी क्रियाएं किस प्रकार की क्रियाएं कहलाती है? कृदंत क्रियाएं कहलाती है, जो हमको यहां समझाया गया है। कृदंत क्रिया कैसे कहते हैं? ये संपूर्ण क्रियाओं की अलग अलग परिभाषा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर के संपूर्ण क्रियाओं को विस्तार से समझेंगे वहां। अभी मैं आपको केवल इस प्रश्न पर लेकर के चल रहा हूं कि इस प्रश्न के अंदर 4 क्रियाएं हैं, लुढ़कना, ढकेलना, खिसकना और गिरना। ये चारों क्रियाओं के अंदर समानता क्या है? तो समानता है कि चारों क्रियाएं प्रत्यय के योग से बनी हुई है और प्रत्यय के योग से बनी हुई जो क्रियाएं हैं वो कहलाती है कृदंत क्रिया। ऐसी क्रियाएं जो कृत प्रत्यय के योग से बनती है वे सब कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये चारों क्रियाओं के अंदर ये समानता हो गई। अब इन क्रियाओं के अंतर को समझने के लिए कि खिसकना क्या होता, लुढ़कना क्या होता है, अब इन क्रियाओं के अंतर को समझने के लिए कि लुढ़कना क्या होता है, ढकेलना क्या होता है, खिसकना क्या होता है और गिरना क्या होता है, इसको समझने के लिए इनका वाक्यों में हमको प्रयोग करना है और वाक्यों में प्रयोग करके इन क्रियाओं के अंतर को हम समझेंगे। तो पहली क्रिया है लुढ़कना। इससे जो वाक्य बनेगा वो इस प्रकार से है। गेंद लुढ़कते हुए बाहर चली गई। दूसरी क्रिया है ढकेलना। चालक गाड़ी को ढकेलता है। अंतर समझ में आ रहा होगा आपको। गेंद लुढ़कते हुए चली गई और गाड़ी को ढकेला जाता है। तीसरा है खिसकना।
बालक खिसकते हुए बैठने को कहता है। बालक कहीं बैठा हुआ है तो वो खिसकते हुए बैठने को कहता है। और एक क्रिया है गिरना। बालक छत से गिर गया। इस प्रकार से इन क्रियाओं का प्रयोग करके हम इनके अंतर को समझ सकते हैं। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 1 हो गया। अब भाषा की बात का प्रश्न क्रमांक 2। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 को पढ़ करके सुनाता हूं मैं आपको। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? चमकीला रोड़ा। यहां रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय जोड़ने से बना है। चमकीला शब्द किससे बना है? चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय जोड़ने से बना है। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ। इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं भी लिखो। इस प्रश्न के माध्यम से ये बात समझाई जा रही है कि हमें प्रत्यय आने चाहिए, प्रत्ययों का प्रयोग आना चाहिए, प्रत्यय और मूल शब्द को अलग अलग करना आना चाहिए। साथ में ही हमें ये बात समझाई जा रही है कि ये जो प्रत्यय होते हैं ये शब्द में जुड़ करके उनको विशेषण बना देते हैं। 4 बातें हो गई। हमको प्रत्यय आने चाहिए अर्थात प्रत्ययों की परिभाषा आनी चाहिए। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं ये आना चाहिए। फिर प्रत्ययों के जो शब्द हैं उनको अलग कैसे करते हैं, मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है, उनको कैसे अलग अलग करते हैं ये हमको समझ में आना चाहिए। किस शब्द में प्रत्यय जुड़ा है, संज्ञा में जुड़ा है, सर्वनाम में जुड़ा है, ये हमको आना चाहिए। और साथ में ही प्रत्ययों के योग से विशेषण शब्द बन जाते हैं। ये बात इस प्रश्न के माध्यम से हमको समझाई जा रही है। तो हम इन चारों प्रश्नों को समझने के लिए और इस प्रश्न को समझने के लिए यहां चर्चा करते हैं। इस प्रश्न का उद्देश्य है प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? तो ये आप एक शब्द में समझ लीजिए कि प्रत्यय शब्दांश है। प्रत्यय क्या है? शब्दांश है। ये क्या करते हैं? तो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और जुड़ करके उसके भाव में या अर्थ में परिवर्तन करते हैं। अब यदि इसकी हम परिभाषा बनाए तो ये सरल परिभाषा बन जाती है। वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसके भाव या अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। लिखने की आवश्यकता है परिभाषा, आप समझ जाएंगे। वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसके भाव या अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्ययों के यदि भेद की बात करते हैं तो प्रत्यय के 2 भेद हैं। एक होते हैं तद्धित प्रत्यय और एक होते हैं कृत प्रत्यय। प्रत्ययों को भी यदि आपको विस्तार से समझना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के और प्रत्ययों के वीडियो आप देख सकते हैं। और इसके लिए आपको ये वीडियो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्ययों के सारे वीडियोस जो विस्तार से समझाए गए हैं वहां जाकर के आप उसको समझ सकते हैं। प्रत्यय किस में जुड़ते हैं? शब्दों में जुड़ते हैं।
शब्द कौन है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इन 4 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय जुड़ते हैं। ऊपर के प्रश्न में भी ये चर्चा आई थी। अब यहां हमको कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें ईला प्रत्यय जोड़ करके और नए शब्द बनाने हैं और मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग भी करना है और उसका प्रयोग भी करना है। तो जो शब्द दिए गए हैं वो किस प्रकार के शब्द है ये समझेंगे और फिर प्रत्यय जोड़ने से कैसे वो विशेषण बन जाते हैं ये समझेंगे। तो आप समझिए, हमें शब्द दिया है पत्थर। अब पत्थर शब्द में ईला प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पथरीला। ये मूल शब्द है और ये प्रत्यय है। पत्थर क्या है? संज्ञा शब्द है, अर्थात ये तद्धित प्रत्यय। ईला कौन सा प्रत्यय हो गया? तद्धित प्रत्यय। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा शब्द में जुड़ रहा है और संज्ञा शब्द में जुड़ करके पथरीला विशेषण शब्द बना रहे हैं। ऐसे ही एक दूसरा है कांटा। इसमें यदि ईला प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा कटीला। मूल शब्द कांटा है और ईला प्रत्यय है। एक शब्द और दिया है रस। इसमें ईला प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा रसीला। और एक शब्द दिया है जहर। इसमें ईला प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा जहरीला। अब इस प्रश्न में यह भी पूछा गया कि जिस प्रकार से चमक में ईला प्रत्यय जोड़ने से चमकीला बनता है और उसका प्रयोग किया फिर चमकीला रोड़ा, इस प्रकार से इन शब्दों से भी हमको वाक्यांश बनाने हैं। इसी प्रकार से इनका प्रयोग करते हुए भी और इनको विशेषण के रूप में हमको समझाना है। जैसे रोड़ा का विशेषण है कि वो चमकीला है, ऐसे हमको पथरीला ये विशेषण है, रसीला विशेषण है, कटीला विशेषण है, जहरीला विशेषण है, इनके साथ जोड़ करके इनको विशेषण का स्पष्टीकरण हमको करना है। तो जैसे आया पथरीला रास्ता, रसीला फल, कटीला वृक्ष, जहरीला सांप। रास्ता की विशेषता है कि वो कट पथरीला है, तो पथरीला क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। फल की विशेषता है कि वो रसीला है, वृक्ष की विशेषता है कि वो कटीला है और सांप की विशेषता है कि वह जहरीला है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 में हमने प्रत्ययों को समझा है, प्रत्यय की परिभाषा को समझा है, उसके भेद को समझा है और किस प्रकार से प्रत्यय जुड़ करके शब्द को विशेषण बनाते हैं ये हमने समझा है। अब इसमें प्रश्न क्रमांक 3 और है, उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। सही रूप से समझने की दृष्टि से या लिखने की दृष्टि से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करने के लिए कम से कम 2 बार इस वीडियो को आप सुने और सुनकर के इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।